नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए टीजीटी 2011 के जो क्वेश्चन पेपर है इससे संबंधित इसमें मैं जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराऊंगी और एक साथ ये नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम चलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा नहीं केवल टीजीटी के लिए है, मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि ये नेट के भी क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन आए भी हैं इससे संबंधित, तो प्लीज़ ये सबके लिए है और इसमें से क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। और इसके साथ साथ जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, लगभग बच्चों का आंसर सही था और लगभग बच्चों ने इसका आंसर दिया भी है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप जो है क्वेश्चन पेपर को भी मतलब कोई आप सुनते भी हो और साथ में क्वेश्चन का आंसर भी देते हो। और इसमें कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है कि जो है कैसे तैयारी की जाए, कैसे क्या किया जाए। तो प्लीज़ आपके पास जो भी बुक है, जैसी भी हो, आपने जो बीएससी में एमएससी में जो पढ़ा है वही बुक आपके लिए बेस्ट है। और मैंने इसके लिए एक बताया भी है, एक जो है वीडियो भी बनाया है इस पर कि कौन सी बुक से तैयारी करें। तो देखिए मेरे पास जितनी भी बुक थी मैंने सारी बुक दिखा दिया था और आपको बता भी दिया था नाम। तो मोस्टली जो आपके पास बुक अवेलेबल है उन्हीं से आप पढ़ाई करिए। और पढ़ाई करने से पहले मैं आप बार बार ये कहती हूँ कि आप सिलेबस देखिए, आपके पास सिलेबस जो है उस सिलेबस के अनुसार आपके चैप्टर जो दिए गए हैं उसी चैप्टर को आप पढ़िए। और लगभग मैंने कवर भी कराया है आपका, जैसे वस्त्र विज्ञान हुआ। और अभी मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन का जो वीडियो डिलीट हो गई है इस वजह से मुझे फिर से उस पर मेहनत करनी है। और सारी चीज़ें अभी आप देखिए और फिर मैं आपको बारी बारी से जो फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक है उसको भी कवर करूँगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। देखिए टोटल जो होती है खनिज लवणों, वो हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये भी आप याद रखना कि हमारे शरीर में 96% मतलब कि और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और जिसमें से केवल 4% हमारा खनिज लवण ही है। यानी मिनरल्स हमारा टोटल हमारे शरीर में 4% पाए जाते हैं। और 4% में 3/4 भाग क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस है। हमारा शरीर में 24 मिनरल्स की आवश्यकता होती है और ये पाए भी जाते हैं। और इसके बाद जिसमें से आपका जो 4% है वो केवल खनिज लवणों से ही बना है और जिसमें से उस 4% में से 3/4 जो है कैल्शियम और फास्फोरस हुआ है। सोचिए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अब आता है, देखिए एक साथ मैंने 3 क्वेश्चन आपको कवर कराया और ये याद भी रखना क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इनमें से किस तंत्र में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? अभाव का मतलब इसमें लेस एब्जॉर्बेंट पाया जाता है। तो ये देखिए नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है। मैंने कई बार आपको एग्जाम उसमें जो मैं सीरीज चला रही हूँ अपना, देखिए वो सीरीज जो मैं बता रही हूँ सभी लोगों के लिए है। प्लीज़ उसको आप देखा करिए। वो चाहे टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी आप नेट दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो आप एग्ज़ाम, तो सबके लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट है जो मैं सीरीज़ लेकर के आती हूँ। तो प्लीज़ उस सीरीज़ को भी देखा करिए। तो ये हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं क्योंकि इनको पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है। तो ये नायलॉन क्या है? लेस एब्जॉर्बेंट पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं को कौन सा क्रम है? सही बताइए। देखिए अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा होता है, जिसको एग, लार्वा, प्यूपा और मॉथ बोलते हैं। और मैंने इसकी पूरी प्रोसेस भी अपने सिल्क के मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में बताया भी है, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। अब आते हैं कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। देखिए आप कृत्रिम रेशम किनको किसमें से किसको कहते हैं? हमने आपको पढ़ाया था आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है? रेयान को जाना जाता है। देखिए लगभग जो टॉपिक मैंने कवर किया है सारा चीज़ इसमें से मैच हो रहा है आपका। तो कृत्रिम रेशम क्या है? ये रेयान है, इन्हीं को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। अब आता है कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है, यानी इसमें से कौन है जिससे हम ऊन प्राप्त नहीं करते हैं? तो देखिए भेड़ से भी ऊन प्राप्त करते हैं, ऊँट से भी और बकरी से भी, लेकिन हिरन से जो है ऊन की प्राप्ति का स्रोत हिरन नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा? हिरन होगा। नेक्स्ट है कपास तंतु। देखिए कपास तंतु को माइक्रोस्कोप से देखने पर वो कैसा दिखाई पड़ता है? हॉरिजॉन्टल वे में। हॉरिजॉन्टल वे में देखिए एक वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल का मतलब हम लंबाई में देखते हैं कैसे दिखता है और चौड़ाई में देखते कैसे दिखती है। यहाँ इसमें चौड़ाई में पूछ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल वे में पूछ रहा है कि माइक्रोस्कोप से देखने से वो कैसा लगता है। तो देखिए ये गोलाकार यानी सर्कुलर फॉर्म में दिखाई पड़ता है, ये भी मैंने बताया है अपने वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए कपास उत्पादन के लिए यूएसए है। कपास उत्पादन के लिए यूएसए जो है सर्वोच्च स्थान पर है। अब आता है कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है। यहाँ पर सब ध्यान पे दीजिएगा, कौन सा स्वनिर्मित रेशम नहीं है। अब देखिए स्वनिर्मित का मतलब जिसको खुद बनाया गया हो। देखिए जो मूंगा, स्पन और अरंडी, जो जिसको इरी बोलते हैं, इनसे जो प्राप्त होता है इनको वाइल्ड सिल्क कहते हैं। नहीं, ये उतने अच्छे नहीं होते हैं जितना हमारे जो नेचुरल प्रकृति के रूप में पाए जाते हैं वो होते हैं। तो जो प्रकृति का रूप होता है, यानी जो सबसे लंबा, जिसको फिलामेंट रेशा कहते हैं, वो रील्ड सिल्क के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। यानी रीलिंग इसकी बनाते हैं, रील बनाते हैं। इसमें उत्तम किस्म के नहीं होते हैं क्योंकि ये रेशम शहतूत की पत्तियों को नहीं खाते हैं, और ये ओक की पत्तियों को, अरंडी की पत्तियों को वो खाते हैं। तो ये उतने उच्च किस्म के नहीं होते हैं। जबकि लपेटा सिल्क क्या है, ये नेचुरल होता है। ये देखो स्वनिर्मित है, ये नेचुरल है। तो रील्ड हमारा जो सिल्क होता है क्या है, नेचुरल है। जबकि ये तीनों क्या है हमारे, ये स्वनिर्मित है। इसमें कह रहा है कौन सा स्वनिर्मित नहीं है, तो ये लपेटा हुआ। अब आता है भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर है। क्या है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर है किसके लिए? सर्वोच्च सिल्क के लिए। और ये क्वेश्चन आपका है, आप मुझे बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होगा कि मेरूनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? यूरोप में, कि चीन में, कि जापान में, कि भारत में? तो प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है, ये आप बताएंगे हमें। अब आता है ये तंतु जो है लंबे अविरल होते हैं। ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। ऐसा कौन सा रेशा है जो अविरल मतलब बहुत लंबी, मतलब उसका जो लंबा फाइबर होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसको मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं? तो तंतु रेशा जिसको हम फिलामेंट कहते हैं वो क्या होता है, वो अविरल होता है, उसको मीटर मापते हैं। जबकि जो रेशा, यानी इसको स्टेपल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे छोटा यान का लिखना चाहिए था, लेकिन देखिए अंग्रेजी से यहाँ पे क्लियर हो जाता है, स्टेपल, फिलामेंट, जेड और ट्विस्ट। ये देखिए ट्विस्ट के प्रकार है, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। ये मतलब कि ट्विस्ट किया जाता है 2 तरीके से। और ये हमारा स्टेपल फाइबर है, फिलामेंट फाइबर। तो मीटर से मापने के लिए जो है फिलामेंट फाइबर को मापते हैं मीटर से। अब आता है कॉर्ड्स ऊल। कॉर्ड्स और ऊल, देखिए कॉटन प्लस ऊल। कॉर्ड्स और ऊल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कॉटन और ऊन को मिला करके। कॉटन और ऊन को मिला करके बनाया जाता है कॉर्ड्स ऊल। दोनों रेशों को एक में मिला करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। यानी वस्त्रों की, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सरफेस ऑफ फैब्रिक स्मूथ। ये देखिए यहाँ पर जो टेंटरिंग की क्रिया क्या होती है, दोनों तरफ बराबर करती है, सतह समान करती है। सनफोराइजिंग मैंने आपको पढ़ाया है, क्रेपिंग भी बताया है मैंने सारी चीज़ें। और कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग में यही क्रिया होती है जो वस्त्र को चिकना करने का काम करता है, एकदम स्मूथनेस बना देता है उसकी सतह को। तो ये कैलेंडरिंग की क्रिया होगी। क्या होगी? कैलेंडरिंग होगी, टेंटरिंग नहीं होगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट रंजक का उदाहरण, यानी एग्जाम्पल ऑफ वेट डाइंग्स। यानी वेट डाइंग्स का क्या एग्जाम्पल होगा? तो देखिए इंडिगो, इंडिगो जो है वेट डाइंग में आता है। ये मैंने डाइंग कलर आप पढ़ लेंगे रंग वाले चैप्टर में, वहाँ जाकर के वस्त्र विज्ञान में, वहाँ मैंने सारा अच्छे से, बहुत अच्छे से वहाँ पे कराया है, वहाँ भी जाकर के देख लीजिएगा। तो वाट रंजक जो का उदाहरण क्या है? इंडिगो है। उसके साथ साथ सल्फर भी और एंथ्रोक्यूनाइड, सल्फर और एंथ्राक्यूनाइड भी वाट रंजक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है किसमें? तो चावल में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए हमारा जो रेयान वस्त्र है, जो प्रक्रिया हम रेशम के लिए करते हैं, रेशम की देखभाल करने के लिए करते हैं, वही प्रक्रिया हम रेयान वस्त्रों के साफ करने के लिए, धुलाई करने के लिए, धब्बों को छुड़ाने के लिए काम करते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया इसमें की भी लागू होती है, क्योंकि अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि आर्टिफिशियल सिल्क होता है और इसको साफ करने के लिए उदासीन साबुन का प्रयोग करते हैं। यानी जो न्यूट्रल साबुन होते हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं इसको साफ करने के लिए। और इसमें जो है केमिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि तनु, यानी जो हमारे अम्ल और क्षार होते हैं, ज़्यादा क्षार भी इसके लिए नुकसानदायक होता है, अम्ल भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए जो तनु क्षार होता है, नहीं कम नुकसानदायक होता है, उन्हीं का प्रयोग भले कर सकते हैं, और नहीं तो हम रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते ही नहीं। अब देखिए इसमें कुछ जैसे जो कम प्रभावी होते हैं उसमें आता है हमारा बोरेक्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। इनका प्रयोग करते हैं रेयान के वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए रासायनिक दिया है, भौतिक दिया है, साबुन दिया है और प्राकृतिक दिया है। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक भी यहाँ पर मना है कि बुक में लिखा है कि रासायनिक भी नहीं प्रयोग करते हैं, भौतिक भी, साबुन भी यहाँ पर उदासीन साबुन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने से पहले प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उस पर नुकसानदायक ना हो। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसज्जा का उद्देश्य है। परिसज्जा का उद्देश्य क्या है? इसमें आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना और आसानी से मलना। देखिए परिसज्जा में एक शब्द आता है ग्रे गुड्स। ग्रे गुड्स कपड़े किसे कहते हैं? तो देखिए जो ग्रे गुड्स कपड़े वो होते हैं जो मील से उतारे जाते हैं और वो पहनने योग्य नहीं रहते हैं, मार्केट में जाने योग्य नहीं होते हैं, ऐसे ही कपड़े को वो कहते हैं, ग्रे गुड्स कपड़े कहते हैं। और उन पे जब परिसज्जा कर ली जाती है, यानी उसके ऊपर डेकोरेशन किया जाता है, उसका प्रेस करना, कलरिंग करना, टेंटरिंग करना और सारी क्रिया, उस पर कढ़ाई करना, प्रेस करना, सारी क्रिया हो जाती है, तो परिसज्जा हो जाती है। तो परिसज्जा किस लिए की जाती है? तो कपड़े को आकर्षक बनाने के लिए। आसानी से सुखाना नहीं है, आसानी से धोना नहीं, ये भी नहीं है, तो आकर्षक बनाने के लिए परिसज्जा की जाती है। अब आता है रंगों को चमकदार धुंधलापन कहलाता है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आपका है, मैंने भी पढ़ाया। ब्राइटनेस एंड डलनेस कौन दिखाने का काम करता है? देखिए जो मूल्य होता है मैंने आपको पढ़ाया, लाइटनेस और डार्कनेस बताता है। जो यूहू है रंगों के नाम बताता है, नेम ऑफ कलर्स कौन सा है, रेड, येलो, ब्लू जो भी हो। और तीव्रता जो होता है ये इसको ब्राइटनेस और डलनेस को दिखाने का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। देखिए मैंने आपको भी बताया है आपको कि हमें थकान क्यों लगती है। जब हम लगातार काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो है एनर्जी की कमी हो जाती है और वो लैक्टिक एसिड यानी कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक एसिड हमारे बनने लगते हैं। इसी लैक्टिक एसिड से जो है पैरों में दर्द होने लगता है, बॉडी में दर्द होने लगता है। जब हम थोड़ी देर आराम करने लगते हैं तब वो फिर एनर्जी के रूप में हमारे प्रोड्यूस होने लगती है, ये लैक्टिक एसिड नहीं बनती है। तो जब थकान कब होता है? जब मांसपेशियों में क्या एकत्र हो जाता है? लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड एकत्र हो जाने से होता है। और एंजल के नियम मैंने भी बताया आपको। एंजल के नियम कक्षा 9 के जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें वहाँ भी देख लीजिएगा कि जैसे आय बढ़ती है वैसे भोजन पर व्यय कम हो जाता है, जैसे आय बढ़ती है अन्य चीज़ों पर जैसे मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ जाता है, लेकिन ईंधन पर, घर पर, वहाँ पर क्या होता है वो स्थिर रहता है। लेकिन इन्होंने इस बचत की बात इसमें नहीं कही है, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि एंजल ने निम्न का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। किसका? बचत का नहीं रखा गया है। देखिए ये आपका क्वेश्चन कक्षा 9 का क्वेश्चन है ये। तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो आपके काम का नहीं है, सारे टॉपिक आपके काम के हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बनता है वो 9 से 12 के बनते हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप बुक को अच्छे से पढ़ा करिए जिससे सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब देखिए जैसे जैसे आय वृद्धि होती जाती है निम्न पर होने वाले व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। देखिए अभी जस्ट मैंने यहाँ पर नियम बताया, दूसरा क्वेश्चन एंजिल का दिया गया है। देखिए पर भोजन पर व्यय, जैसे आय बढ़ती है जो उच्च वर्ग के लोग क्या होते हैं भोजन पर व्यय कम कर देते हैं, अन्य चीज़ें खाने लगते हैं लेकिन भोजन पर उतना खर्च नहीं करते, यानी भोजन को नहीं लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, उसे जो प्रेषक भेजता है यानी ग्रहण करने वाला उसको किस रूप में ग्रहण करता है? डिकोडिंग के रूप में। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कम्युनिकेशन में। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग का मतलब होता है जब जो भेजने वाला होता है यानी सेंडर होता है वो अपने तरीके से उस लोग चीज़ों को समझता है तब प्रेषित करता है। और ये क्या होता है जो ऑडियंस होता है, जो श्रोता होता है, वो चीज़ों को समझता है, पहले अपनी भाषा में अपनी चीज़ों में इसको डिकोड कर लेता है, तब उसको जो है ग्रहण करता है। तो इसलिए यहाँ लिखा ग्रहणकर्ता, तो ग्रहणकर्ता के लिए डिकोडिंग होता है और संप्रेषक के लिए एनकोडिंग होता है। तो दोनों बातें आप याद रखना। अब ये क्वेश्चन है आपका 25 तक मैं यहाँ पर कराऊंगी। गरीबी रेखा की गणना की जाती है कुल पारिवारिक आय से की जाती है। और नेक्स्ट आता है वयस्क के लिए। देखिए अभी मैंने जस्ट इसी हाल ही में क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया आहार एवं पोषण में। देखिए आपका है वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक रक्तदाब होता है तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है और ये नॉर्मल होता है। इससे जब ज़्यादा होता है आपके, मैंने 3 स्टेज भी पढ़ाया था, इसमें बताया था, मिलान करने वाले क्वेश्चन मैंने इसको क्लियर किया था आपको, तो वहाँ भी जाकर के आप देख लीजिएगा। अब देखिए भूरी क्रांति, ये क्वेश्चन मिस्टेक है इसमें, क्योंकि भूरी क्रांति इससे रिलेटेड नहीं होता है। भूरी क्रांति आपकी कोका से संबंधित है, यानी कोका यानी जो होते हैं उससे संबंधित, जबकि जो तेल और तेलबीज है ये पीली क्रांति से संबंधित है। गेहूं हमारा जो अनाज होता है, ये जो अनाज होता है हरित क्रांति से संबंधित है, और दूध जो है सफ़ेद क्रांति से संबंधित है। तो इसीलिए इसमें कोई मैच नहीं है, ये भूरी क्रांति इससे नहीं संबंधित है। भूरी क्रांति हमारे कोका से संबंधित, यानी जो कोका पाउडर जो आपके होते हैं जिससे चॉकलेट बनते हैं, इस तरह जो कोका चीज़ से संबंधित होता है उससे संबंधित होता है भूरी क्रांति। तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत हैं और ये हमारे क्वेश्चन है, और इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही सही बताती हूँ, कभी कभी बाय द वे हो जाता है, तो गलती किसी से भी हो सकती है।
तो प्लीज़ यदि कोई इसमें कुछ कमियां भी रह गई होंगी तो प्लीज़ हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दिन सफलता आपके अवश्य कदम चूमेगी। धन्यवाद।